गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल एग्जाम सबसे मंत्रा पे आप लोगों की जीएस की सीरीज़ चल रही है। और जीएस की सीरीज़ के अंतर्गत ही आज मैं आपके लिए एक पुराने पेपर से 8-10 क्वेश्चन लाया हूँ, जिन क्वेश्चनों के बारे में हम आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपका उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के पुराने पेपर हैं, जिसमें कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं ना, और उनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चंद शासन के समय कितने प्रकार के कर एकत्रित किए जाते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा, वो क्या होगा हमारे पास, बी। तो चंद शासन के समय हमारे कितने कर एकत्रित किए जाते थे, हमारे पास बी, जिसका सही उत्तर कितना हमारे पास 36 है ना। तो इसको हम क्या कहा जाता था, 36 रकम 32 कलम भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या है, जो चंद शासन के समय जो हमारे कर एकत्रित किए जाते थे, वो कितने कर एकत्रित किए जाते थे, हमारे 36 प्रकार के 36 प्रकार के जो हमारे कर थे वो एकत्रित किए जाते थे। अब देखते हैं इनमें हमारे कौन कौन से मुख्य मुख्य कर थे। ठीक है, तो अब जो 36 कर थे, इन 36 करों में हमारे बहुत सारे मुख्य मुख्य कर थे, तो देख लेते हैं उनको कौन कौन से हमारे मुख्य मुख्य कर थे। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास, जो पहला कर था हमारे पास, ठीक है, पहला कर कौन सा था हमारे पास, पहला कर का नाम था हमारे पास, ठीक है, पहला कर था हमारे पास ठीक है, जूलिया कर था। पहला कर कौन सा था हमारे पास, जूलिया कर। ठीक है, पहला कर था आपका जूलिया कर। अब ये जो जूलिया कर था ये किससे लिया जाता था आपका, ठीक है, इसे जूलिया या सांगा कर भी कहा जाता था। ये लिया जाता था हमारे नदी के पुलों पर लिया जाता था। ठीक है, जो जूलिया या सांगा कर था वो कहाँ लिया जाता था, हमारे नदी के जो पुल बने होते थे नदी के ऊपर, उन पर लिया जाता था। अब दूसरा कर था जो हमारा, दूसरा कर कौन सा था हमारे पास, बैकर था। ठीक है, दूसरा कर कौन सा था हमारे पास, बैकर था। अब ये बैकर कहाँ लिया जाता था हमारा, ठीक है, जो ये बैकर था ये अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। ठीक है, जो ये बैकर था वो कैसा था, हमारा अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। अब देखो तीसरा आता है हमारे पास राखिया। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ठीक है, कि राखिया अर्थात राखी। तो जो ये राखिया कर था हमारे, कहाँ लिया जाता था, हमारे सावन के अवसर पर जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता था उस टाइम लिया जाता था, या जब जनेऊ संस्कार होता था उस टाइम लिया जाता था। अब जो चौथे प्रकार का कर है हमारा, चौथे प्रकार का कर कौन है हमारा, कूत है। ठीक है, कनकूत आपने सुना भी होगा, जब आपने अकबर की राजस्व प्रणाली पढ़ी होगी तो उसमें भी क्या आता था, एक शब्द आता हमारे पास कनकूत, है ना। तो कनकूत में क्या होता था हमारे पास, कूत या कनकूत, है ना। तो कनकूत में क्या होता था, जो हमारा अनाज देते थे हम, है ना, तो उस अनाज को हम किस में बदल देते थे, मतलब जितना हमने अनाज देना है उतना अनाज के मूल्य का बदले का हम क्या देते थे, रुपए देते थे। तो जो एक कूत था ये क्या था हमारे पास, नगद के बदले दिए जाने वाला अनाज। ठीक है, ये तो क्या था, कूद क्या है, नगद के बदले जो अनाज देते थे। अब इसी प्रकार से जब अकबर ने कहा था, तो अकबर ने क्या कहा था, कनकूत। तो कनकूत में क्या होता था आपका, उल्टा होता था। ठीक है, कनकूत व्यवस्था थी जो अकबर ने लागू की थी, उसमें उल्टा होता था। उसमें क्या होता था आपका, जितना आपने अनाज देना है उस अनाज की कीमत के बदले आप उतना क्या देते थे उसको, ठीक है, नगद कर दे दिया करते थे। ठीक है, ये कौन सा था हमारा, ये हमारा था चौथे प्रकार का कर था। अब देखिए, अब इसके बाद करते हैं हम पांचवें प्रकार के कर की बात। ठीक है, तो जो पांचवें प्रकार का कर आता है हमारे पास, साहू या साहूली भी कहा जाता है उसका। ठीक है, जो पांचवें प्रकार का कर है हमारे पास वो क्या हमारे पास, साहू या साहूली भी कहा जाता है। ठीक है, साहूली भी कहा जाता है इसे। ये जो कर होता था ये कर हमारा लेखकों के हेतु लिया जाता था। ठीक है, किस लेखकों हेतु सावली कर लिया जाता था। उसके बाद जो अगला आता था हमारे पास, रतंगली कर। ठीक है, अगला कर कौन सा था हमारे पास, रतंगली कर। यह कर भी किसके लिए लिया जाता था आपका, लेखकों के द्वारा लेखकों के लिए लिया जाता था। अगला आता है हमारे पास सिरती कर, है ना। अगला कर कौन सा आता है हमारे पास, सिरती कर। तो जो ये सिरती कर था, ये सिरती कर कहाँ लगता था आपका, ये सिरती कर लेख, ठीक है, सिरती कर क्या था आपका, ये नगद कर था। क्या था आपका, ये नगद कर था। और इसके जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सिरती या नगद कर की इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है आपकी, वो इम्पोर्टेंट बात है आपकी, ये जो आपके माल भावर, ठीक है, जो माल तराई का माल भावर परगना है, ठीक है, और भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था। अब जो अगला कर आता है हमारे पास, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, खैनी कपिलिनी। कौन सा आपका, खैनी कपिलिनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका काफ़ी
पूछा भी गया है, ठीक है, कपिलिनी। तो जो खैनी कपिलिनी नामक कर था, ये क्या था आपका, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का बेगार के रूप में लिया जाता था, ठीक है। कौन सा कर था आपका, जो खैनी कपिलिनी कर था, ये क्या था आपका, बेगार के रूप में लिया जाता था। अब आपको पता है ये कुली बेगार या बेगार प्रथा क्या थी आपकी, जब भी कोई अंग्रेज या जो राजा आता था तो उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोना पड़ता था, तो उसको हम कौन सा कर कहा जाता था आपका, खैनी कपिलिनी कर कहा जाता था। अब देखो जो अगला इंपॉर्टेंट कर आता है हमारे पास, अगला इंपॉर्टेंट कर का नाम है हमारे पास मांगा कर। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मांगा अर्थात ये मांगा जाता था। और मांगा कब जाता है आपका, ठीक है, जब क्या आती है आपकी कोई इमरजेंसी आती है। और पुराने समय में इमरजेंसी कब आती थी आपका, जब युद्ध होता था। तो अर्थात जो मांगा कर था वो मांगा कर आपका युद्ध के समय लिया जाता था। अब जो अगला इंपॉर्टेंट कर आता है आपका शूक, ठीक है। तो शूक यानी सेवक, एक तरफ से आप याद रखना, शूक, शूक यानी सेवक, ठीक है। तो जो राजा के सेवकों हेतु जो कर लिया जाता था उस करों को हम क्या कहते थे आपका, शूक कर भी कहा जाता था, ठीक है। अब जो अगला कर आता है हमारे पास सिकदार कर आता है, ठीक है। सिकदार है ना, ये आपने पढ़े होंगे, सारे अधिकारी होते थे आपके, सिकदार, नेगी, गरखा इत्यादि, है ना, ये सारे अधिकारी होते थे। तो जो सिकदार कर है ये परगना अधिकारी के लिए लिया जाता था। किसके लिए लिया जाता था, आपके परगना अधिकारी के लिए लिया जाता था। तो जिस कर का उल्लेख है, इस कर का उल्लेख किसमें किया गया आपका, मूनाकोट ताम्रपत्र में किया गया। अब जो मूनाकोट ताम्रपत्र है, ये मूनाकोट ताम्रपत्र किससे संबंधित है आपका, लक्ष्मण चंद से संबंधित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो सिकदार कर है ये किसके लिया जाता था आपके, परगना अधिकारी के लिया जाता था। और इस क्या कहते हैं आपका, इस कर का उल्लेख किसमें आपका, मूनाकोट ताम्रपत्र में है। और मूनाकोट ताम्रपत्र किससे संबंधित है आपका, किससे संबंधित है आपका, लक्ष्मण चंद से। और अगला इंपॉर्टेंट कर आता है आपका कनक। तो आपको पता है ये कनक किसका प्रायवाची होता है आपका, सोने का होता है। तो जो ये कनक नामक कर होता था ये आपका किससे लिया जाता था आपका, ठीक है, यह आपके शौका या जो भोटिया व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था और स्वर्ण के रूप में लिया जाता था। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है आपकी, है ना, जो हमारे क्या थे भोटिया या जो शौका व्यापारी होते थे वो तिब्बत के साथ ये लोग बहुत अधिक संपन्न होते थे। क्यों होते थे ये संपन्न, क्योंकि तिब्बती लोगों के साथ या जो हमारे क्या होते थे क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर व्यापार करते थे, है ना, क्रॉस बॉर्डर व्यापार करते थे, तो जिसके कारण ये क्या होता था, बहुत ही संपन्न होते थे। और ये इनके पास क्या होता था, बहुत सारा सोना वगैरह भी होता था। तो इसीलिए जो कनक कर होता था ये आपका शौका व्यापारियों से लिया जाता था। और किसके रूप में लिया जाता था, आपका स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। और इसका जो आपका वर्णन ये भी किस में मिलता है हमारे पास, मूनाकोट ताम्रपत्र में। और फिर वही बात, जो मूनाकोट ताम्रपत्र वो किससे संबंधित है आपका, लक्ष्मण चंद से संबंधित है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट कर आता है आपका वो कौन सा आता है आपका, हिलियानी अधूली, ठीक है। कौन सा आता है अगला आपका, हिलियानी अधूली, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट कर आता है आपका हिलियानी अधूली, ठीक है, अधूली। अब देखो अधूल, धूली मतलब क्या आपका, धूल से। तो यानी धूल कहाँ होती है आपकी, रोड पे होती है ना, हिल यानी पहाड़ी, है ना। तो क्या होता था आपका, ठीक है, जब भी आपके बरसात होती थी तो बरसात के समय आपको पता है पहाड़ों पर क्या होती है आपकी, हाँ, ठीक है। तो क्या होता है आपका, पहाड़ों पर होती है आपकी बरसात वगैरह होती है। तो बरसात वगैरह से आपके जो रास्ते होते हैं, सड़कें होती हैं, वो रास्ते हैं, सड़कें ख़राब हो जाती हैं आपकी, ख़राब हो जाती है। तो उनको सही करने के लिए आपका जो कर लगाया जाता था वो कौन सा था आपका, हिलियानी अधूली कर था। और ये इस कर का उल्लेख कौन से मिलता है हमें, सिंगाली ताम्रपत्र में मिलता है। कौन सा ताम्रपत्र में मिलता है आपका, सिंगाली ताम्रपत्र में। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि किस ताम्रपत्र में मिलता है। तो आपके मुख्यतः दो हो गए आपके, है ना। मुख्यतः जो आपके करों का वर्णन मिलता है वो आपका मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है, जो किससे आपका लक्ष्मण चंद्र से संबंधित है। दूसरा मिलता है आपका कौन सा है आपका, सिंगाली ताम्रपत्र में मिलता है। और इसमें कौन सा मिलता है आपका, ठीक है, ठीक है, सिंगाली ताम्रपत्र में मिलता है आपका हिलियानी अधूली उसका वर्णन मिलता है। अगला जो इंपॉर्टेंट कर आता है आपका मिझारी, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, मिझारी। जो मिझारी कर है, ये मिझारी कर किन से लिया जाता था आपका, ठीक है, जो मिझारी कर लिया जाता था आपका कामगारों से लिया जाता था, ठीक है, किससे लिया जाता था आपके, कामगारों से लिया जाता था। और आपको जो याद रख रहे हैं, जो आपका क्या है मिजारी कर रही है, आपका बाद में गोरखों द्वारा भी लिया गया था। तो आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका ये बन सकता है कि ऐसा निम्न में से ऐसा कौन सा कर है जो चंद राजाओं और गोरखों दोनों द्वारा समान रूप से लगाया गया। तो कौन सा कर है आपका, मिजारी कर है। अब जो अगला आता है आपका तान कर, ठीक है, तान या टांड कर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। देखो आपका जो कपड़े नापे जाते हैं आपके किस में आते थे, एक तान, पुराने ज़माना पर कपड़ों को क्या बोला था आपका, तान तान करके बोला जाता था। तो जो तान नामक कर था यहाँ पर किस पे लगाया जाता था, ठीक है, ऐसे बुनकरों पर लगाया जाता था जो आपके सूती और ऊनी कपड़ों को बुनते थे आपके, ठीक है। तो उन पर कौन सा कर लगाया जाता था आपका,
तान कर लगाया जाता था। तो ये सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट कर हैं आपके, जो आपको क्या रखने हैं, आपके याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब आते हैं हम आपके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, हम आपके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं आपके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। निम्नलिखित में से किसने सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो देखते हैं हम 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था। तो देखो, आपको सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपका। पहला तो ये आपका कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये कब हुआ था आपका, 1942 में हुआ था, है ना। और जो आपका क्या था, ठीक है, कब हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका शुरू 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया था। अब देखो जो प्रस्ताव था आपका, ठीक है, कि प्रस्ताव, ठीक है, किसने इस प्रस्ताव के समर्थन में थे। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अशोक मेहता, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये सब क्या थे आपके भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के समर्थन में थे। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, मौलाना, ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिख देता हूँ कौन कौन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए आपके, ठीक है, जिन्ना हो गए आपके, और कौन हो गया आपके, गांधी जी हो गए, ठीक है, एम के गांधी हो गए आपके, और कौन थे आपके, सुभाष चंद्र बोस हो गए आपके, और कौन थे आपके, JL नेहरू थे। ये सारे के सारे क्या थे आपके, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में थे। अब आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है, क्या है आपके, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, ठीक है, राजगोपालाचारी। जो कौन थे हमारे, राजगोपालाचारी। तो जो राजगोपालाचारी थे वो आपके पहले भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में थे। ठीक है, वो क्या था आपके पहले भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में थे, परंतु बाद में क्या हुआ आपका, बाद में उन्होंने इसका समर्थन किया था। अब देखिए, जो आपको अगली चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है ना, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा, किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो किसने किया था आपका, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था इसका, ठीक है, इसका क्या किया था आपका समर्थन किया था। अब देखिए, आपको जो और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ से आपकी याद रखनी है, पहले तो राजगोपालाचारी ने विरोध किया था, पर बाद में उन्होंने इसका समर्थन किया था। अब देखो, जो आपकी हिंदू महासभा थी, ठीक है, हिंदू महासभा ने भी आपका क्या किया था, आपका भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि निम्नलिखित में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो किसने किया था आपका, हिंदू महासभा ने भी आपका क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का जो था उसका क्या किया था आपका विरोध किया था। ठीक है, अब देखो, जो और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको सब लोगों को पता होगा, जो गांधी जी थे, गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, है ना। उसके बाद तो बाकी लोगों ने धीरे धीरे करके इसका क्या संभाला आपका, इसके आंदोलन का नेतृत्व किया, और बाद में सब सारे के सारे क्या थे, जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे आपके, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, एक अमेरिकी पत्रकार थे, कौन था, लुई फिशर थे, जो क्या थे आपके गांधी जी के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कौन थे आपके, लुई फिशर थे, ये क्या थे आपके, एक अमेरिकी पत्रकार थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे, और यही क्या थे आपके महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे। तो आपको क्या याद रखना है, आपको कई बार आपसे पूछना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ कौन से पत्रकार थे। तो कौन से थे आपके, ठीक है, लुई फिशर, जो क्या थे आपके अमेरिकी मूल के थे, और इन्होंने क्या किया था आपकी गांधी जी की आत्मकथा, ये कथा भी लिखी थी। ठीक है, जीवनीकार भी थे। आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी के जीवनीकार कौन थे। तो कौन थे आपके गांधी जी के जीवनीकार, लुई फिशर थे। तो जो हमारे दूसरा क्वेश्चन था इसका, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था आपका। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, आ जाता है हम आपका अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी, सन 1874 में क्या की गई थी आपकी राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, कि जो आपका राजस्व पुलिस व्यवस्था, इस राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है आपका। ठीक है, तो देखो, कब की गई थी आपकी, इसमें 1874 में की गई थी, और किसने की थी आपके, कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने की थी। आपसे ये पूछता है कि किसने की थी आपकी, तो कौन थे आपके उस समय कुमाऊं कमिश्नर, हेनरी
रैमजे थे आपके कुमाऊं कमिश्नर। उन्होंने 1874 में क्या की थी, आपकी राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अब देखो जो हेनरी रैमजे थे आपके 1854 से लेके 1884 तक आपके क्या रहे, आपके कुमाऊं कमिश्नर रहे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है ना। अब देखो जो आपको पता है जो क्या होती है आपकी राजस्व पुलिस व्यवस्था होती है। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था की अगर पूछेगा लागू किसने की, तो लागू किसने की थी, आपकी हेनरी रैमजे ने की थी। लेकिन अगर पूछेगा इसकी नींव किसने रखी, तो नींव इसकी किसने रखी थी, आपकी ट्रेल ने रखी थी, है ना। किसने रखी थी, आपके जो आपके दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, हमारे ट्रेल थे। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, आपकी कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने रखी थी। कब रखी थी इन्होंने, 1819 में। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1819 में क्या किया था आपका, ठीक है, पटवारियों के पदों का सृजन किया था। इन्होंने क्या रखा था, आपके कितने पटवारी के पदों का सृजन किया था उन्होंने उस टाइम, लगभग 9 पटवारी के पदों का सृजन किया था। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है इससे राजस्व पुलिस व्यवस्था से, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये थी कि अगर इसको लागू कब की गई, आपकी 1874 में। किसने की है, आपकी कुमाऊं कमिश्नर उस टाइम कौन थे, आपके हेनरी रैमजे थे। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है ना। और इन्होंने क्या की थी, आपकी लागू की थी। ठीक है, और जो अगर पूछता है कि पटवारी व्यवस्था की नींव किसने रखी, तो नींव या पटवारी या जो आपकी राजस्व व्यवस्था की, है ना, या जो आपकी क्या है राजस्व पुलिस व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, आपकी किसने रखी थी, आपकी ट्रेल ने रखी थी, 1819 में रखी थी। अब देखो जो हमारे पास हेनरी रैमजे थे ना, रैमजे, आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट और यहाँ से याद रखनी है, जो रैमजे थे आपके मूलतः कहाँ के निवासी थे, आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। आपको ये भी याद रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कुमाऊं का कमिश्नर आपका स्कॉटलैंड निवासी भी था, तो वो कौन से थे आपके, ठीक है, कौन थे आपके हेनरी रैमजे थे। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था, जो अभी आपके वर्तमान समय में भी जो आपकी राजस्व पुलिस व्यवस्था है वो क्या है, आपके उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, और लगभग कितने परसेंट भाग पर है, आपकी 61% भाग पर आज भी आपकी क्या चल रही है, जो राजस्व व्यवस्था चल रही है। ठीक है, अब देखो जो हेनरी रैमजे था उन्होंने क्या सोच के आपकी राजस्व व्यवस्था या राजस्व पुलिसिंग स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि जो ये आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में आपका बहुत कम क्या है, आपका जुर्म वगैरह है क्या, और यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, अतः यहाँ पे हमें, ठीक है, एक लचीली पुलिस व्यवस्था अपनानी चाहिए। जिसके लिए उन्होंने कौन सी अपनाई, आपकी कौन सी अपनाई, आपकी राजस्व पुलिस व्यवस्था अपनाने का कार्य किया। ठीक है, अब आ जाइए हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, सर्वोच्च, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है, मंत्री परिषद उत्तरदायी है सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति और लोकसभा के प्रति। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो आपको क्या होती है, जो आपकी, ठीक है, जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, आपकी केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसमें लिखा गया है, आपका आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि जो आपकी मंत्री परिषद होगी वो किसके लिए उत्तरदायी होगी, आपकी किसके लिए उत्तरदायी होगी, आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब देखिए जो इसमें बाकी ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों को भी समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आपके सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, है ना। तो देख लेते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया। आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है सबसे पहले आपका इसका कहाँ देखने को मिलता है, हमारे पास आर्टिकल 124 में हमें सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो जो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में हो गया, आपका सर्वोच्च न्यायालय हो गया। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है हमारे पास, कौन सा आर्टिकल आता है, 125, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें क्या हमारे पास इनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में है ना। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे याद रखनी हो, क्या आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन हो किस में मिलता है, आपका आर्टिकल 124 में मिलता है। अब देखो आपको पता है कि जो पैसा है वो आजकल के ज़माने में क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो काम करेगा उसको पैसा भी चाहिए होगा, तो इसलिए 125 में क्या आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 126 आता है उसके बाद अगला आर्टिकल और कौन सा था हमारे पास, 126। तो इसमें क्या हमारे पास कार्यकारी सीजेआई के बारे में वर्णन है। ठीक है, कार्यकारी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो कार्यकारी जैसे आपको पता होता है ना कि जब आपका कोई व्यक्ति मानवाधिकार किसी पद पर बना है, कोई दुर्घटना हो जाती है, वो हट गया या किसी कारणवश वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, अस्थायी रूप से किसी व्यक्ति को रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका कार्यकारी व्यक्ति कहते हैं। तो जो आपका माना आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई चीफ जस्टिस हैं
वो किसी वजह से तबीयत खराब होगी उनकी, या कुछ बाकी दुर्घटना की वजह से मृत्यु वगैरह होगी, तो उनके स्थान पर जो कुछ समय के लिए, जब तक कि चुना नहीं जाता आपका प्रॉपर तरीके से, तब तक जो आपका काम करेगा कौन होगा? आपका कार्यकारी चीफ जस्टिस होगा, है ना। तो कार्यकारी चीफ जस्टिस का वर्णन किसमें? आपका आर्टिकल 126 में। अब जो अगला आर्टिकल आता है आपका 127, आर्टिकल 127, इसमें क्या आता है हमारे पास? तदर्थ न्यायाधीश, है ना। तो आपका जो तदर्थ न्यायाधीश की बात है वो किसमें की गई है? आपके आर्टिकल 127 में की गई है। अब देखो कार्यकारी तो मैंने आपको बता दिया, अब देखो तदर्थ क्या होता है आपका, ठीक है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे आजकल उत्तराखंड में क्या चल रहा है, आपकी बहुत सारी तदर्थ नियुक्तियां होती है ना। जैसा आपका आप क्या देख रहे होंगे? गेस्ट टीचर भी देख रहे होंगे, है ना। तो ये क्या आपका एक अस्थायी व्यवस्था है, ठीक है। अस्थायी व्यवस्था किस तरीके से आपकी, ठीक है, जैसा आपका कोलिजियम होता है ना, जब किसी भी न्यायालय जब कोई भी फैसला सुनाती है तो सिंगल नहीं सुनाती है ना, डबल बेंच होती है, मतलब 2-3 न्यायाधीश होते हैं। अगर जब फैसला सुनाया जा रहा है और फैसला सुनाए जाने के लिए आपके जितने न्यायाधीशों की संख्या की जरूरत है ना, उसमें कुछ कमी पड़ रही है तो बाहर से मतलब क्या हो गया आपका? जो आपके उच्च न्यायालय हो गए, है ना। ये तो उच्च न्यायालयों से आपके कुछ जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनको कहाँ लाया जाता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाता है। तो इस प्रकार जो नियुक्ति की जाती है उनको क्या कहा जाता है? आपका तदर्थ न्यायाधीश। और तदर्थ न्यायाधीश के बारे में हमको कहाँ देखने को मिलता है? आर्टिकल 127 में देखने को मिलता है। जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आपका वो आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 क्या कहता है आपका? जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा क्या होगा? आपका अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ समझते हैं हम। अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ यह होगा आपका कि जो भी फैसले आपके सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं वो फैसले आपके क्या रखे जाएंगे? आपके सुरक्षित रखे जाएंगे। और जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जो आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसले दिए गए वो एक नज़ीर का काम करेंगे, यानी उन्हीं के आधार पर आपके जो निम्न न्यायालय होंगे वो अपने फैसले सुना सकते हैं, ठीक है। अब देखियो अगला आर्टिकल आता है हमारे पास आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 जो बात करता है आपका उच्चतम न्यायालय, है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थान। वैसे तो आप सबको पता है जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन क्या किया जा सकता है आपका, ठीक है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर किसी अन्य स्थान पर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मानवाद आप हम सब उत्तराखंड में रहते हैं, तो अगर, ठीक है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो चाहते हैं कि अगर उन्हें देहरादून में कोई सुनवाई करनी है तो वो क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे? आपके राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तो जो उनके द्वारा जो भी स्थान सुझाया गया होगा उस स्थान पर क्या होगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है, उस स्थान पर जाकर सुनवाई कर सकता है। तो ये क्या आपका सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के बारे में दी गई है ना। अब देख लेते हैं हम 131 आर्टिकल 131 में क्या है? आपकी जो सर्वोच्च न्यायालय का क्या है आपका, ठीक है, अपीलीय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की मूल आधिकारिकता बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? आपकी मूल आधिकारिकता। अब देखो मूल आधिकारिकता में हमारी 2-3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो क्या आती है हमारे पास मूल आधिकारिकता में, ठीक है, स्टेट वर्सेस स्टेट, यानी भारत के कोई भी 2 स्टेट है उनके बीच कोई विवाद चल रहा है ना, तो वो कहाँ जाएगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। दूसरा क्या आता है आपका? स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया आपका, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्या आ गया आपके, ठीक है, मतलब भारत के अंदर जितने भी विवाद होंगे, चाहे वो 2 राज्यों के बीच हो या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो या आपके केंद्र और राज्यों के बीच, है ना, या एक तरफ, जितने भी विवाद होंगे आपके इस तरीके से जो भारत के अंदर होंगे वो सब किसमें आएगा? सुप्रीम कोर्ट की मूल आधिकारिकता के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जो अगला आता है हमारे पास आर्टिकल 131 से आर्टिकल 134 तक, इसमें क्या आता है? आपका अपीलीय अधिकार आते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार। अब जैसे आपको पता है आपके, है ना, जितने भी आपके निम्न अदालतों में जो केस लड़े जाते हैं उनकी अपील कहाँ कर सकते हैं? हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी आपके क्या होंगे नीचे से जो आपके केस ऊपर जाएंगे वो क्या किस में आएंगे? आपके अपीलीय क्षेत्र अधिकार में आते हैं। और अपीलीय क्षेत्र का अधिकार कितना बताया मैंने आपका? 132 से 134 तक क्या आता है? आपके सुप्रीम कोर्ट के कौन सा अधिकार आता है? आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है। अब देखो इसके बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 137। इस आर्टिकल 137 में क्या आता है हमारे पास? न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। अब देखो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और उसके बाद, ठीक है,
मतलब सुप्रीम कोर्ट से कोई रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लगता है कि आपका ये फैसला ही गलत है और कुछ और तथ्य पेश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जो उसने पहले फैसला दिया है उस फैसले को बदल सकता है, यानी जो उसके द्वारा पहले में फैसले दिए गए उन्हीं फैसलों को पुनः से बदल सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहा जाता है। जो इसके बाद अगला आर्टिकल आता है हमारे पास आर्टिकल 138। इसमें क्या आपकी जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार के विस्तार की बात करते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया आपका है ना कि जो ठीक है कि दो राज्यों के बीच जो भी क्या होता है आपका विवाद हो रहा है, राज्य और स्टेट के बीच जो विवाद हो रहा है ना, तो अगर इस प्रकार के क्षेत्राधिकार को हमें बढ़ाना है या हमें ये कहना है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार होगा वो भारत की सीमाओं से भी बाहर होगा, है ना, तो इसको बढ़ाने की बात कौन का करता है, हमारे पास आर्टिकल 138 करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात है ये किसके द्वारा करती है, आपकी संसद जब आपकी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार चाहे तो बढ़ा सकती है। अब अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारे पास आर्टिकल 141, है ना। इसमें क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितने भी फैसले दिए गए वो क्या हो गया, आपके अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होंगे, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, है ना। अब अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारे पास 143, जिसमें क्या है आपका सलाह का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपका क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, लोक है ना, जो आपके क्या है, आपके किसी इंपॉर्टेंट कार्य पर, किसी इंपॉर्टेंट कानून पर सलाह मांग सकते हैं, जो कि क्या आपका लोक या राज्यों से मतलब लोगों से जुड़ा हो, सामान्य लोगों से जुड़ा हो, है ना। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या आते हैं हमारे पास, जो सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, क्या आती है, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी अधिकार आता है। और ये जो सलाहकार जो मांगते हैं, जो है ना, जो क्या मांगते हैं, आपके सलाह मांगते हैं, वो सलाह मांगने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब देखो जो अगली, ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या, जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन आर्टिकलों को हमने समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगली चीज़ और क्या लिखी हुई है हमारे पास, जो इसमें है, ठीक है, इसमें अगली चीज़ लिखी हुई हमारे पास राष्ट्रपति, है ना। तो थोड़ा सा हम अपने राष्ट्रपति के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल, ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन क्या है हमारे पास, आर्टिकल 52 में है, ठीक है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च पहला वर्णन कहाँ देखने को मिलता है हमें, आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 52 के बाद कितना आता है हमारे पास, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, जो हमारी क्या कार्यपालिका है ना, जो कार्यपालिका का प्रधान होगा, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये किस में लिखा होगा, आर्टिकल 53 में लिखा गया। आर्टिकल 54 में क्या लिखा गया हमारे पास, निर्वाचन का, ठीक है, निर्वाचन मंडल, ठीक है, क्या लिखा गया, आर्टिकल 54 में लिखा गया हमारे पास निर्वाचन मंडल, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए क्या होगा, एक मंडल यानी एक पैनल होगा, ठीक है। अब इस पैनल में कौन कौन चीज़ें होती है वो भी बताया गया, ठीक है, कौन कौन होंगे हमारे पास इस पैनल में, जो साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, सभी राज्यों के, ठीक है, क्या कहते हैं, सभी राज्यों के, ध्यान से सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से, ठीक है, संसद के, क्या कह रहा हूँ, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब जब मैं संसद कह रहा हूँ तो संसद में आपके कौन कौन से आते हैं, आपकी लोकसभा भी आ जाती है आपकी, और राज्यसभा भी आ जाती है, ठीक है। यानी क्या कहा आपका, राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके भाग लेते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा है, तीसरे में क्या आता है आपके, दिल्ली और पुदुचेरी, है ना, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो निर्वाचन मंडल के अंतर्गत कौन कौन से बताए मैंने आपके, ठीक है, सभी राज्यों के, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के, ना कि विधान परिषद के, केवल और केवल विधानसभा के। और जो दूसरा बताया संसद के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपको पता होगा दिल्ली और पुदुचेरी ही दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब तो क्या होगा आपका जम्मू कश्मीर भी हो गया, पर है ना, उसमें भी क्या आपकी विधानसभा पर अभी वो एक्टिव नहीं हुई या अभी निर्वाचित नहीं हुई। तो फिलहाल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी जो जम्मू कश्मीर का मैटर है वो देखेंगे जब वहाँ सदस्य चुने जाएंगे तो क्या वहाँ के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये देखने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। अब देखिए जो अगली इंपॉर्टेंट है ना, कितना आर्टिकल हो गया हमारे पास, आर्टिकल 54। अब आर्टिकल 55 में क्या कहते हैं हमारे पास, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। अब देखो निर्वाचन का तरीका क्या क्या बताया हमारे पास, एकल संक्रमणीय होगा, ठीक है, मतलब जो मत होगा वो केवल एक ही को जाएगा, है ना, गोपनीय होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई। आर्टिकल
56 में क्या आता है हमारे पास, राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है आपके, राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना। कार्यकाल पता ही आपको राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और जो आर्टिकल 57 में क्या आपका पुनर्निर्वाचन, ठीक है, यानी अर्थात जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, हाँ बन सकता है ना। लेकिन अभी तक जो आपका क्या है, ठीक है, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे हैं जो आपके 2 बार से राष्ट्रपति बने हैं ना। उसके बाद आपका क्या है, बन तो आपका एक व्यक्ति चाहे तो कितनी असंख्य बार, है ना, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन क्या कहा जाता है आपका, ये प्रथा आपकी भारत में क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया तो उसको सामान्यतः उसको दोबारा नहीं बनाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 58 में क्या आती है आपकी, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। तो योग्यताओं का वर्णन क्या है आपका, आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है आपके, कि वो पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, और क्या हो, किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो, ये सारी चीज़ें। और आर्टिकल 60 में क्या है हमारे पास, ठीक है, आर्टिकल 60 में हमारे पास राष्ट्रपति की शपथ है ना। वैसे तो आपके जो राष्ट्रपति अन्य पदाधिकारियों की शपथ है वो क्या हमारे अनुसूची 3 में है, लेकिन जो राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुसूची 3 में उसका वर्णन न देके कहाँ दिया गया आपका, आर्टिकल 60 में दिया गया। और आर्टिकल 61 में क्या आता है हमारे पास, आर्टिकल 61 में आती है हमारे पास क्या, ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाना, ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया भी क्या होगी इसको आगे देखेंगे जब आपको डिटेल में बताएगा। तो इतने सारे जो आर्टिकल्स थे वो किससे रिलेटेड है, हमारे राष्ट्रपति से। आपको ये सारे के सारे क्या करने हैं, आपको इनको याद भी करना है, ठीक है। अब आते हैं हम राज्यसभा के प्रति। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा संसद का गठन देख लेते हैं, संसद किस प्रकार से बनी होती है, ठीक है। जो हमारे संसद आर्टिकल 79 में क्या हमारे पास संसद के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताए गए। आर्टिकल 80 में क्या बताया गया, आपकी राज्यसभा की संरचना बताई गई, ठीक है। यानी हमारे राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, कैसे कैसे आएंगे, किस किस राज्य से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें है ना। और जो आर्टिकल 80 में हमें क्या बताया गया है कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य होंगे, है ना, जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है, वो भी उसके बारे में भी वर्णन किस में दिया गया आपका, आर्टिकल 80 में दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 81 की बात कर लें तो इसमें क्या हमारे पास लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या रखनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों को याद करना है और ध्यान से पढ़ना है। तो अभी देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें, भले ही मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको सारी डिटेल में बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहिए और इसके बाद कल हम अपनी जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपके 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।